हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कितने एस्पिरेंट्स, कितने विद्यार्थी, कितने कॉम्पिटिटर जो हैं वो एसएससी जीडी का फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि 2021 में ह्यूज वैकेंसी आई हुई थी, 25,271 वैकेंसी जिसे आपने भरा है। तो आपके मेहनत को और भी साकार करने के लिए अब, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम हर एक दिन आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो बिना रुके, बिना किसी समय गवाए हम सीधे सीधे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कराने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए इस बार हमने कौन से शिफ्ट का पेपर लिया है और किस दिन का लिया है और कौन से ईयर का लिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने 11 मार्च 2019 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ें और देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। देखिए, कहा गया है 15 एप्पल का जो दाम है वो 6 स्ट्रॉबेरी के दाम के बराबर है। 2 स्ट्रॉबेरी का जो दाम है वो 16 केले के बराबर है और 6 केले का जो दाम है वो 15 आलू के बराबर है। तो पूछा गया है कि बताइए एक आलू का दाम क्या होगा अगर एक सेब का दाम 20 रुपया होता है। एक आलू का दाम क्या होगा अगर एक सेब का दाम 20 रुपया होता है। अब देखो, ये जो है शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक चीज़ तो समझ सक रहे हो कि एग्ज़ाम, इतनी जो वैकेंसी आई हुई है, इतना ईजी नहीं होगा। यानी दांतों चने चबाने होंगे और उसके लिए आपको मेहनत भी ढंग से करनी होगी। तो चलिए अब सवालों को बनाएं और देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। आइए, हमसे सवाल में जो कहा गया था दोस्तों, क्या कहा गया था, 15 जो सेब हैं वो कहे गए हैं 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर। 15 जो सेब हैं वो 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है। फिर क्या कहा गया है, अब हमसे कहा गया है 2 जो स्ट्रॉबेरी है वो कहे गए हैं 16 केले के बराबर। 2 जो स्ट्रॉबेरी है वो 16 केले के बराबर है। तो हमें दिख रहा है 15 जो सेब हैं वो 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर हैं और यहाँ पे 2 स्ट्रॉबेरी है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूँ तो यहाँ पर भी 3 से गुना होगा। तो हम कह सकते हैं 6 स्ट्रॉबेरी जो है वो हमारे 48 केले के बराबर हैं। और इस 48 केले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 जो सेब है वो 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है और 6 जो स्ट्रॉबेरी है वो 48 केले के क्या है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या कहा गया। फिर कहा गया है जो 6 बनाना, यानी 6 जो केले हैं, यहाँ लिखते हैं। अब 6 जो केले हैं वो हमसे सवाल में कहा गया है कि 6 जो केले हैं वो 15 आलू के बराबर है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 48 केले हैं और हमसे रिलेशंस में सेब और आलू के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 8 जो केला है यानी बनाना जो है वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे वो 120 आलू के बराबर है, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल गया दोस्तों, कि हमें देखने को मिल गया कि जो 15 सेब हैं वो 120 आलू के क्या हैं, बराबर है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो जो 15 सेब हैं वो 120 आलू के क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो यहाँ पे कट जाएगा 8 बार में। तो सेब बटा आलू का जो अनुपात यानी जो रेशियो आया वो कितने के बराबर आया, 1/8 के बराबर है। यानी सेब का जो एक सेब का दाम है वो 8 आलू के दाम के क्या है, बराबर है। अब हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पोटैटो इफ 1 एप्पल कॉस्ट इज ₹20। यानी अगर एक सेब का दाम 20 रुपये है, तो आप खुद बताइए दोस्तों, अगर एक सेब का दाम 20 रुपये है और हम जानते हैं ये जो एक है 8 आलू के बराबर है, तो अब अगर इस 20 को 8 से भाग दे दूं, अगर मैं इस 20 को 8 से भाग दे दूं तो कितने बार में जाएगा, तो हम कहेंगे 2.5, यानी 2.5 रुपया के बराबर है। यानी एक आलू का जो दाम है वो कितने के बराबर है, 2.5 रुपये के बराबर है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, देख रहे हो क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामों में दिया गया है। 11 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि आपको तैयारी भरपूर करनी होगी, जिससे कि आपका कहीं पर भी कोई भी चीज़ ना छूटे और आप उस पद के लिए बिल्कुल ही सक्षम हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 into x plus 5 minus 15 divided by 4 plus 6 divided by 3 minus 4 plus 18 divided by 3। जैसा कि मैंने अपने बार बार अपने वीडियो में कहा है कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एक बोर्ड मास का क्वेश्चंस तो आता ही आता है। अब देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चंस आ चुका है, तो चलिए बिना समय गवाए सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, यानी कितना मिलेगा 42 प्लस और यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा 42 प्लस 5 माइनस 15 रहने देते हैं भागे, या फिर एक काम करते हैं सीधे सीधे कर लेते हैं डायरेक्ट, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 42 और यहाँ से हमने किया तो क्या मिला -10, ठीक, भागे क्या मिलेगा 4 प्लस। अब यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार हमें 6 को क्या करना पड़ेगा 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 2 माइनस 4 प्लस। अब 18 को हमने 3 से भाग दिया तो कितना मिला 6, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला 32 भागे 4 और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला प्लस 4 2 6, 6 में 4 ये 6 2 8, 8 में से 4 गया 4, यानी यहाँ से अब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 8 प्लस 4, यानी हमारे सवाल का जो आंसर हो रहा है वो कितने के बराबर हो रही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 12 के बराबर हो रही है। यानी सवाल का आंसर कितने के बराबर हुआ 12 के बराबर। तो मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा है कि बोर्ड मास रूल के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बोर्ड मास में कहीं दिक्कत है तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बना दिया है, जिससे कि आप बोर्ड मास रूल को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ें, अब अगले क्वेश्चंस को देखें। क्या है अगले क्वेश्चंस, आइए। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द 4:5:8। क्या पूछ रहा है कि बताइए 4:5:8 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/4, फिर क्या लिखेंगे 1/5 और फिर क्या लिखेंगे 1/8। अब मैंने आपको बताया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये भिन्न में है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 है। तो अब इस भिन्न को हटाकर अगर नॉर्मल नंबर लिखना है तो हम क्या करते हैं, हम लॉसो लेते हैं किसका, 4 का, 5 का और 8 का, यानी हमारा लॉसो कितने के बराबर आएगा 40 के बराबर है। यानी हमारा लॉसो कितने के बराबर आएगा 40 के बराबर आएगा। तो अब अगर हम लिखे दोस्तों तो क्या मिलेगा 4 × 40, 1/5 × 40 और फिर हमें क्या मिलेगा 1/8 × 40। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिला दोस्तों 10:8:5, यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे सवाल में कितने के बराबर होगा 10:8:5 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। क्वेश्चंस पेपर एकदम ही डिफिकल्ट नहीं होता, बस समझने की ज़रूरत होती है, हमें अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। अगर हम इन चीज़ों को अभ्यास किए हुए रहेंगे तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत कम समय में बड़ी आसानी से हम बना लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आई X, Y and Z can complete a work in 8, 20 and 15 days respectively. Working together they will complete the same work in। क्या कहा गया है, X, Y, Z किसी काम को क्रमशः 8, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वो इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, देखें सवाल में क्या कहा गया है, X है, Y है और Z। हमसे सवाल में कहा गया है कि X एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, Y उस काम को 20 दिन में पूरा करता है और Z उस काम को 25 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा कुल कार्य क्या है। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8, 20 और 25 का क्या लेते हैं, लॉसो लेते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं। तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा 200, यानी हमें एलसीएम कितना मिल गया 200। अब आइए क्षमता निकाल लेते हैं। X की क्षमता कितनी होगी तो हम कहेंगे 25, Y की क्षमता कितनी होगी तो हम कहेंगे 10 और Z की क्षमता कितनी होगी तो हम कहेंगे 8। यानी X 25 की क्षमता से काम कर रहा है, Y 10 की क्षमता से काम कर रहा है और Z 8 की क्षमता से काम कर रहा है। और हमसे कहा गया है कि ये तीनों साथ काम करेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 25 + 10 35, 35 + 8 43। यानी अगर ये तीनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में 43 यूनिट काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हमें काम करना कितना है 200। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कुल समय कितना लगेगा तो हम कहेंगे 200 यूनिट काम करना है और हर दिन ये 43 यूनिट करके काम करते हैं। तो हमारे दिनों की संख्या कितनी होगी 200/43, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी।
चीज़ें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल क्लियर हो रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से सवालों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आओ तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस क्या है, अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उस पर बात कर लेते हैं और समझते हैं। देखा जाए तो देखा जाए क्या है क्वेश्चंस। कहा गया है कि एक दुकानदार क्या करता है, 4 दिनों में 3,425, 3,810, 3,155 और 3,610 रुपए की बिक्री करता है और वो चाहता है कि कुल 5 दिनों में वो औसत बिक्री 3,500 की करे। तो पूछा गया है कि 5वें दिन वो बिक्री कितने का करेगा। तो आइए सवालों को बना लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वो 5 दिनों में कुल कितना बिक्री कर सकता है। तो गुना कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि वो 5 दिनों में 17,500 की बिक्री क्या करेगा, कर ले जाएगा। यानी उसे 5 दिनों में 17,500 की बिक्री करनी है। अब उसने बिक्री किया कितने कितने का है, तो हम यहाँ से कहेंगे 3,425 की बिक्री की है, फिर 3,810 की बिक्री की है, फिर 3,155 रुपये की बिक्री की है और फिर 3,610 रुपये की बिक्री की है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, यहाँ से किया तो 0, ठीक, यहाँ से किया तो कितना मिलेगा, फिर 0, फिर यहाँ से किया तो कितना मिलेगा दोस्तों, फिर 0, और यहाँ से किया तो कितना मिलेगा 14। यानी उसने इन 4 दिनों में कुल 14,000 रुपये की क्या की है, बिक्री की। अब उसे बिक्री करना कितने का था, तो सवाल में कहा गया है, सवाल के अनुसार उसे 5 दिनों में 17,500 की बिक्री करनी थी और 4 दिनों में उसने 14,000 की बिक्री की है। तो आप खुद बताइए 5वें दिन में वो बिक्री कितनी की करेगा, तो बताया जाए। यानी कितना आंसर होगा, 3500, यानी 3500 की बिक्री वो 5वें दिन में करेगा। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना ही सरल क्वेश्चंस एग्जामों में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। बस अपने कंसंट्रेशंस को बनाए रखिए। और मैं फिर से कहूँगा कि बेसिक चीज़ों को बहुत महत्वपूर्णता से देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ही आपको क्या करता है, एग्जामों में क्रैक करने में मदद करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आए हुए हैं एसएससी जीडी में। तो आप अपने कैलकुलेशंस को भी क्या करें, मजबूत कर लीजिए। तो आइए सवालों में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि कार मालिक क्या करता है, 3 साल में 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये प्रति लीटर से पेट्रोल खरीदता है। यदि वो प्रति वर्ष 30,000 रुपये खर्च करता है तो 1 लीटर पेट्रोल की औसत लागत क्या है। तो चलिए दशमलव में बनाना है हमें, ठीक है। तो दशमलव स्थान तक, ठीक है, 2 स्थान तक दशमलव लेनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर में, यानी पहले साल में उसने कितना खपत किया होगा। तो हमें यहाँ से मिल गया है कि उसने 30,000 रुपये लगाया था और वो 40 रुपये प्रति लीटर करके क्या कर रहा है, पेट्रोल ले रहा था, यानी यहाँ से कट गया। तो पहले साल में उसने 750 लीटर पेट्रोल की खपत की है। अब आते हैं दूसरे साल। अब दूसरे साल की बात की जाए तो फिर 30,000 रुपये थे, ठीक, और उसने कितने रुपए करके दोस्तों, तो आप कहोगे सर 50 रुपये प्रति लीटर करके, यानी हमें यहाँ से मिल गया उसने 600 लीटर पेट्रोल की खपत की है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर तीसरे साल में कहा गया है कि 30,000 रुपये कुल खर्च किए थे और अब जो है पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, 60 लीटर करके, यानी यहाँ पर भी अगर हम करें तो 500 लीटर। तो देख रहे हो यहाँ पर भी आजकल कलयुग वाली चीज़ें ही चल रही हैं कि पेट्रोल का दाम इतना इस साल बढ़ा है 2021 में, और 2019 के पेपर में भी उसी तरीके से दिया है कि पहले साल में 50, दूसरे साल में 60, इस तरीके से क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। तो इसने कुल खपत की। तो अगर हम यहाँ से कुल खपत निकाले तो हमें कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 1850 लीटर उसने 3 सालों में क्या की है, पेट्रोल की खपत की है। अब हमसे ये भी कहा गया है कि 3 सालों में लगातार उसने 30,000 रुपये करके खर्च किए हैं। तो अब सीधे सीधे औसत निकाल देते हैं। नहीं, यानी 3 सालों में उसने कितना खर्च किया है दोस्तों, 3 सालों में उसने जो खर्च किया है वो कुल मिलाकर 90,000 रुपये किए, और इस 90,000 में टोटल उसने पेट्रोल कितना खरीदा था, तो हम कहेंगे 850 लीटर पेट्रोल खरीदा था। तो चलिए देख लेते हैं हमारे सवाल का आंसर कितना होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब 185 से चलो 9,000 को भाग दे देते हैं, कितने बार में जाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 पचे 20, यहाँ पर बचा 22, ठीक, 4 पचे 20, 22, और यहाँ पर कितना बच रहा है, देख लेते हैं कितना आएगा, 32, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा।
और यहाँ पे बचा 3 यानी कितना आ रहा है 740, यानी यहाँ से क्या तो 0 6 और यहाँ 1, ठीक है। फिर से अगर हम ले लें यहाँ पे 0, अब कितनी बार में जाएगा दोस्तों, चलो चेक कर लेते हैं। 16 है तो यहाँ से पढ़ लिया जाए कितनी बार में जाएगा, तो 8 से अगर हम करते हैं 8 8 64 और यहाँ पे 6 यानी 8 बार में हम ले जा सकते हैं, तो 8 बार में लेके चले जाते हैं। 8 बार में लेके गए 8 5 40, 8 8 64, 64 प्लस 4 यहाँ पे 8 आएगा, ठीक। यहाँ 6 बचा और यहाँ पर कितना होगा 8 1 जा 8 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 6 यानी यहाँ पे इतना मिलेगा। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिला 0 2 और यहाँ पे 120 और यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, डेसिमल यहाँ दे देते हैं यानी 1200। अब सॉल्व किया जाए कितने बार में जाएगा, अगर हम यहाँ पे 6 बार ले जाए तो हमारा काम हो जाता है, यानी 6 बार में ले गए तो कितना मिला 6 5 जा 30, यहाँ 3 6 8 जा 48 प्लस 3 51 और यहाँ पर कहता है 50, यानी लगभग 48 दशमलव समथिंग कुछ रहा होगा हमारे सवाल में है, तो हमें दिख गया है 48.65 हमारे सवाल का क्या होगा आंसर होगा। यानी जो औसत खर्च है 3 सालों का वो कितना है 48 रुपये 65 पैसा। आप यहाँ तक निकाल कर भी कर सकते थे, 48 निकल चुका था, आप सवाल का आंसर क्या कर सकते थे मार सकते थे, इतनी करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, तो मैंने डेसिमल के बाद एक डिजिट और निकाल दिया झट से। एग्जाम में जब आपको 48 दिख जाए और सवाल में दिख रहा है ऑप्शंस में कहीं भी 48 नहीं है, तो झट से आंसर मार देना बिना समय गवाए। तो देख रहे हो क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, क्वेश्चंस के लेबल्स उस तरीके के नहीं हैं, हाँ लेकिन कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस तो आप सीखे ही हुए हो, जानते ही हुए हो। तो अब जब एग्जाम दो तो अपने दिमाग को संतुलित करके दो, जिससे कि आप कैलकुलेशंस को और बेहतर क्या करो कर सको। तो आओ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े, देखा जाए क्या कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और देखा जाए। तो पेपर बहुत आसान आता है, आप एक चीज समझ सकते हैं, हाँ लेकिन आपको टाइम बाउंडेशंस के अंदर बनाना होता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं अच्छे से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखो। तो चलो देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। कहा गया है P जो Q से है दुगुनी तेजी से कार्य करता है, तो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया है कि P की जो क्षमता है वो Q से क्या है दुगुनी है, यानी अगर Q 1 यूनिट काम करता होगा तो P 2 यूनिट काम करता होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि Q किसी काम को 36 दिनों में कर देता है, तो हमें पता है कि जो क्षमता और समय होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अब Q को कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे Q को 2 यूनिट लगेगा और P को कितना यूनिट समय लगेगा 1 यूनिट। अब इस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है 36 दिन है। अब इस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई 36 दिन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 18 दिन। निकल गया। अब सवाल में क्या पूछा गया, P और Q मिलकर अगर कार्य को करे तो कितने दिनों में करेंगे। तो चलो दोस्तों सवाल को बना लेते हैं। P 18 दिन में करता है, Q 36 दिन में करता है, यानी कुल कार्य कितनी हो गई 36। यानी यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे यहाँ ऑलरेडी हमने क्षमता निकाली हुई है, यानी कितना आ रहा है 2:3। हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं निकाल कर आपको बता देता हूँ। यानी यहाँ से कितनी आएगी 2 और यहाँ से कितनी आएगी 1, यानी कितना हो गया 3। तो 36 को अगर 3 से भाग दे दे तो हमें कितने दिन मिलेंगे, तो हम कहेंगे 12 दिन। यानी दोनों अगर मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। यानी 12 दिन हमारे सवाल का क्या होगा आंसर होगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों, कितनी आसान और कितने सरल तरीके से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं बिना घबराए, बिना किसी संकट के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखा जाए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए, A train passes a platform in 42 seconds and a man standing on a platform in 25 seconds. If the speed of the train is 72 km per hour, what is the length of the platform? क्या कहा गया है दोस्तों कि एक ट्रेन एक लंबे प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, जबकि एक आदमी जो कि उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है उसे 25 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो कहा गया है अगर ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताइए कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रही होगी। तो चलिए सवालों को बना लेते हैं और देखा जाए। तो हमसे यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रेन की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसे हम बदल देते हैं सबसे पहले 5/18 से गुना करके किसमें, मीटर पर सेकंड में। यानी 5/18 से किया तो ये कट गया 4 बार में, तो हम कह सकते हैं ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है दोस्तों, तो आप कहोगे 20 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करता है। और कितने सेकंड में क्रॉस किया है, तो 42 सेकंड में क्रॉस किया। तो 42 × 20 कर देंगे, तो इसका मतलब यह है ट्रेन जो कुल दूरी तय किया है वो कितने के बराबर है, 840 के बराबर है। और फिर हमसे सवाल में ये कहा है कि ट्रेन जो है एक
आदमी को, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए आदमी को 25 सेकंड में क्रॉस करता है, तो हम ट्रेन की लंबाई भी निकाल लेते हैं। यानी 25 × 20 अगर हम करेंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 500 मीटर। तो अब आपको सीधे सीधे सरल सा आंसर दिख रहा होगा कि अगर आपसे पूछा गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आपके सवाल का आंसर कितना होगा, 340 मीटर। यानी सीधे सीधे सवाल का आंसर कितना हो गया, 340 मीटर। कितना सरल सवाल और कितना आसानी से आप सवालों को बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामों में आ रहे हैं, किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको क्वेश्चंस कराने का ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप समझ पाएँ कि हाँ हमें क्वेश्चंस तो करना है और कितने सरल तरीके से और कितना फास्ट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आओ दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चंस में देखिए क्या कहा गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस धातु के एक गोले को पिघलाकर 4 समरूप घनों में ढाल दिया जाता है, तो घनों की भुजा क्या है। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक बड़े गोले को पिघलाकर हमने क्या किया है, 4 घन बनाए हैं और हमें क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या दे दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब इसे पिघलाकर हमने क्या बना दिया, इसे पिघलाकर हमने 4 घन बना दिए प्रत्येक साइड एस से। ठीक, तो अगर मैं मान लूँ इसकी प्रत्येक साइड एस है, मान लिया, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो घन की जो 4 घनों की जो आयतन होगी और यहाँ से जो गोले की आयतन होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपने इसे ही पिघलाकर इन 4 घनों को बनाया है। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई गुने 4 सेंटीमीटर का क्यूब। ये घन का क्या निकला, आयतन निकला। और फिर अगर हम यहाँ से बात करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 गुने साइड का क्यूब। ठीक, तो चलो दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। यानी 4 से 4 कट गया, यानी हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s इक्वल टू क्या मिल रहा है, क्यूब रूट 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटे 3। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 क्यूब रूट पाई बटे 3 सेंटीमीटर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी 4 घन π/3 सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, किस तरीके से सवालों को करना है और किस तरीके से सवालों को लेकर चलना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हर तरीके से हर चीज़ों को बताते हुए जा रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर उसने फॉर्मूला भूला है तो ये लिख लीजिए, जान लीजिए 4/3 πr³ होता है और हर एक घन का जो होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। ठीक, तो चीज़ें क्लियर हो गई। हमने 4 घन लिया था इसलिए 4 से क्या कर दिया था, गुना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए फिर क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं। एक ठोस गोले का आयतन 4851 से मीटर क्यूब है, तो गोले का वक्रता क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें टोटल सरफेस एरिया यानी पता करना है कि इस गोले की कितनी रही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आयतन दिया गया है, तो हमें पता है 4/3 पाई गुने r³ इज इक्वल टू कितना होगा, क्या। अब यहाँ से हमने लिखा तो 4/3 गुने 22/7 गुने r³ बराबर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4851। तो चलो देखते हैं 22 से कटता है, यानी चेक कर लिया जाए। तो 22 से अगर हमने इसे काटा तो 22 दूनी 44, 45 बचा, फिर 22 दूनी 44। ठीक, फिर कट रहा है 22 दूनी 44, फिर 11, यानी यहाँ से तो नहीं कट रहा, मैं यानी 22 से तो नहीं कट रहा, 11 से काट के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, तो 11 दूनी 22, यहाँ से कटा 11 चौके 44। ठीक है, फिर क्या मिला, 11 चौके 44, फिर क्या मिला, 11 एकम 11। हाँ, यहाँ से काम हो जा रहा है। तो r³ इक्वल टू हमें क्या मिला, यहाँ से लिखेंगे तो 441 गुने 21/8। ठीक, यानी यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब। तो r³ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यूब रूट 41 का। 441 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 21 का घन, यानी 21 गुने 21 गुने 21 मीटर क्यूब बटा 8। यानी हमारे सवाल का यहाँ से आंसर क्या आ गया, 21/3 मीटर, यानी सॉरी 21/3
2 मीटर, यानी हमारी त्रिज्या कितनी आ चुकी है 21/2 मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो चलिए बैठा देते हैं, 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2। तो 4 से 4 कैंसिल, 7 से काट दिया 3 बार में, यानी 22 × 63। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से किया था हमें क्या मिलेगा, 6 और 12 18, हाथ में बचा 1, यानी कितना आ रहा है 1386। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 1386, यानी 1386 सेंटीमीटर क्यूब हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर मीटर हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो कीजिए, क्लियर है। यानी हमें क्या करना है, आप समझ पा ही रहे हो कि यहाँ से हमने सीधे सीधे क्या निकाली, त्रिज्या निकाली। और त्रिज्या निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल एरिया किसका, गोले का निकाल दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती जा रही हैं, तो बढ़ा जाए आगे। आइए, क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80, ए कस्टमर पे ₹30 फॉर इट, ही वाज गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, वन ऑफ देम बीइंग 50%। क्या कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹80 रखा गया था और दुकानदार क्या करता है, अपने ग्राहक को उसे ₹30 में बेच देता है और वो 2 क्रमशः छूट देता है, जिसमें से पहली छूट हमसे कहा गया है कितना % है, 50% है। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी छूट क्या हो। तो यार दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो बना लेते हैं। यानी ₹80 हमारा क्या है, लिस्ट प्राइस। अब उसने सबसे पहले कितने की छूट दी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, यानी 50% की छूट दी। यानी 50% की छूट देने का मतलब है उसने ₹40 छोड़ दिया, यानी अब वो बेच कितने पे रहा है, 40 पर मुझे बेचता। लेकिन फिर मैंने मिन्नती की, कहा भाई साहब इतने पैसे में तो हम नहीं ले सकते, थोड़ा और कम कर दीजिए, दिल मांगे मोर। तो उसने फिर क्या कर दिया, इससे ₹30 में बेच दिया। यानी यहाँ पर भी उसने जो मुझे डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया, ₹10 का। अब उसने जो ₹10 का डिस्काउंट दिया वो कितने पे दिया है, 40 पे। तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं ना डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो हम कहेंगे सर ₹10 का डिस्काउंट मिला है कितने पे, 40 पर, इंटू कितना %, 100%। तो चलो दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कट गया 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ से काटा 25, यानी सवाल का आंसर कितना % होगा, तो हम कहेंगे 25%। यानी सवाल का आंसर कितना % होगा, तो हम कहेंगे 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी। बड़े आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए, जहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें अच्छे से ढंग से क्लियर हो रही है। और मैं ये समझ के भी चल रहा हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन को बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे और हर चीज़ को बारीकी से आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलो बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर और देखें अगले क्वेश्चन में क्या है। What is the greatest 3-digit number which is divisible by 4, 5 और 6। हमसे पूछा गया है इन ऑप्शंस में जो 3 डिजिट यानी 3 अंकों की संख्या है वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4, 5 और 6 से क्या हो, विभाजित हो। तो चलो बना लेते हैं दोस्तों। तो सबसे आसान क्या है, हम इसका लॉसो लेंगे, किसका, हम कहेंगे सर 4, 5 और 6 का। यानी 4, 5 और 6 का अगर हमने लॉसो लिया तो कितना मिला, 120। अब आओ ढूंढते हैं 120 से कौन विभाजित हो सकता है। तो एक ही संख्या दिख रही है, वो कौन सी है, 960। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 960। आप करके भी देख सकते हैं, 960 8 बार में विभाजित करोगे तो 960 कट गया, यानी सीधे सीधे आंसर कितना हो गया, 960। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहा है। बस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि आप अपने आप को कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेट करके सवालों को बनाएं और करें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। A is equal to 20% of C and B is equal to 40%. Then which of the following is 150% of B? क्या कहा गया है, A जो है C के 20% के बराबर है। 20% यानी हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी यहाँ से ये 1 कट गया, ये 5, यानी A/C का जो अनुपात आया वो कितने के बराबर आया, 1/5 के बराबर। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। अब फिर क्या कहा गया है, B जो है C का, यहाँ भी लिख लिया जाए, B जो है C का 40% है, यानी 40/100। यानी यहाँ से भी अगर हम करते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट गया 5 बार में, यानी B/C भी हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 2/5। यानी यहाँ पे हमने देखा C के दोनों जगह पे मान आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं A/B/C। ठीक, A/B/C। A कितना है 1, B कितना है 2 और C कितना है 5। तो चलिए अब सवाल में क्या कहा गया है, B का 150%। तो चलो निकाल लेते हैं B का 150%।
तो बी का 150% हमने निकाला 50, तो हमें यहाँ से कितना मिला 3। अगर बी का 150% 3 हो रहा है और एक की मान 1 है, तो अगर एक की मान 1 है तो 1 का अगर हम 300% कर दें तो वो तो हमारे सवाल में कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर। यानी ए का 300% जो है वो हमारे सवाल में बी के 150% के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम सीधे सीधे आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो चीज़ें बहुत आसानी से ढंग से क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सवालों को कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखो, ढंग से देखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चंस को देखें। Two number A and B are respectively 80% and 50% more than the third number. What is the ratio? What is the ratio of A and B? क्या कहा गया, दो नंबर ले लेते हैं, A है और दूसरा नंबर B है। दो नंबर A और B जो हैं तीसरे नंबर C से, यानी C से यहाँ पर कहा गया ये 80% ज़्यादा है, ठीक है, और ये कहा गया है 50% ज़्यादा है। तो बहुत आसान से है दोस्तों, सीधे सीधे दोनों A और B यानी दोनों जो नंबर हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम इसे मान लेते हैं 100, और ये अगर 100 होगा तो ये 50 होगा और ये 80 होगी। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, A और B का अनुपात क्या होगा, तो सीधे सीधे लिख दो ना, 80:5, यानी यहाँ से कट गया, यानी क्या मिलेगा 8:5, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया 8:5, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हो कितना आसान सा पेपर आ रहा है। अब इसी पेपर को आपको ढंग से और समय रहते करते हुए जाना है और अपने उस पद को क्या करना है, सिक्योर करना है, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, तो बढ़ा जाए आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आप चलिए, क्या कहा गया है, एक कपड़े का टुकड़ा 700 रुपये में खरीदा, 20 रुपये उसकी सिलाई में गई, भुगतान के बाद 12.8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसने ये बताइए 700 रुपये उसने लगाए थे खरीदने में, प्लस 20 रुपये उसने और अतिरिक्त खर्च किया, तो हम कहेंगे सर कुल मिलाकर 720 रुपये खर्च किया। अब उसने जो लाभ कमाया है वो 12.5% का लाभ कमाया है। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। मैं एक फिर से बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन ढंग से नहीं आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, जहाँ पे हमने परसेंटेज के कैलकुलेशंस को सिखाया है, और ये बहुत 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 ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इन सबको तोड़ के लिखने का समय आपके पास नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्या बैठाना है, इसकी वैल्यूज़ को बैठानी है जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपको परसेंटेज के कैलकुलेशंस में कहीं कोई दिक्कत है, अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती है, तो हमारे परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखिए, जहाँ पे मैंने सारा का सारा कैलकुलेशन सिखाया कि किस तरीके से आप एग्जामों को इस परसेंटेज कैलकुलेशंस को करते हुए क्रैक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, यानी 720 का 1/8 करेंगे तो हम कहेंगे सर 90 रुपये अतिरिक्त उसे कमाना होगा। तो 720 में खरीदा और यार 90 रुपये और एक्स्ट्रा कमाया, यानी उसने उसे बेचा कितने पे होगा, तो हम कहेंगे 810 रुपये। सीधी सी बात है, यानी सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 810 रुपये में वो क्या करेगा, उसे बेच देगा। देख रहे हो ना दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है ना, और खुद को ग्रावंत महसूस कर रहे हो ना कि हाँ कॉन्फिडेंस में निकल जाएगा, जरूर जरूर निकलेगा सर। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। अब आ गया आपका ग्राफ। अब ग्राफ के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो मैंने सोचा है कि अब जब मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगा तो मैं पहले पार्ट ग्राफ का यानी बेसिक ग्राफ के क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा, जहाँ पे आप अपने ग्राफ के क्वेश्चंस को कभी एग्जामों में ना छोड़े, उस तरीके से उन चीज़ों को क्या किया जाएगा, आपके लिए वीडियो बनाकर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है। इस तरह के ग्राफ को कहते हैं क्या, बार ग्राफ। क्या कहा गया क्वेश्चंस में, पढ़ लेते हैं। बार ग्राफ जनवरी से लेकर जून तक एक प्रत्येक माह की एक द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ठीक है। तो मार्च की तुलना से अप्रैल में बेची गई साइकिल की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। ऑप्शन तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग करते वक्त ऑप्शन नहीं रहा हो, सीधे सीधे सवाल बना लेते हैं ना, देखते हैं क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है सवाल में, मार्च की तुलना में, तो हमारे पास यहाँ है जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में कितना है, 60 है, ठीक है। मार्च की तुलना में अप्रैल, अप्रैल में
बेची गई साइकिल की संख्या में कितनी की वृद्धि हुई है। तो यानी अप्रैल में आपने, मार्च में कितना था 60 था, चलो देख लेते हैं। मार्च में कितना था 60 था, अप्रैल में कितना हुआ 105। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वृद्धि कितनी की हुई है, तो आप कहेंगे सर वृद्धि जो हुई है 45 की हुई है। वृद्धि कितनी की हुई है 45 की हुई है। और 45 की वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में हुई है, मार्च के रिस्पेक्ट में हुई है, इंटू 100% कर देते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ से क्या आता है आंसर में। यहाँ से किया तो 3 और यहाँ से किया तो क्या मिला 4 और 4 से काट दिया तो कितना मिला 25। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 75%। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 75%। यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 75% की वृद्धि हुई है। क्योंकि सर मार्च के महीने में 60 साइकिलें बिक रही थी और यहाँ पर 105 साइकिलें बिक रही हैं, तो यहाँ से यहाँ वृद्धि कितने की हुई, सीधे सीधे दिख रहा है सर 45 की वृद्धि हुई है। तो 60 का 45 कितना होता है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे सर 75%। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा 75%। ये कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है। मैं आपके लिए बेसिक बार ग्राफ के वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जहां पे आपको क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत ना हो। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट क्या होते हैं, अगले वीडियो में आपको ज़रूर वो मिलेगा जहां पे आप ग्राफ को अच्छे से क्या कर पाएँ, सीख पाएँ और एग्जामों में क्या कर पाएँ, अपने क्वेश्चंस को ढंग से बना पाएँ। तो आइए देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है। भैया देख रहे हो ग्राफ, अभी आपने क्या पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा। अब ये कौन सा ग्राफ है, तो ये है पाई चार्ट ग्राफ। तो देख लेते हैं पाई चार्ट के ग्राफ में क्या कह रहा है। पाई चार्ट के ग्राफ में क्या कहा गया है, पाई चार्ट यानी 2 पाई चार्ट दी गई है। यानी यहाँ पे 2017 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2018 की बात कर रहे हैं। फिर सवाल में क्या कहा गया, हिस्सेदारी बाजार में कुल आकर 300 करोड़, यानी 2017 में उन्होंने 300 करोड़ लगाया था और ये घटकर 2018 में 200 करोड़ हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कंपनी एफ की बिक्री में कितने की कमी हुई। तो कंपनी एफ की बिक्री में कितने की कमी हुई, तो चलो भैया निकाल लेते हैं। कंपनी एफ है कहाँ, यहाँ पर है, ये है कंपनी हमारा एफ। तो कंपनी एफ कितना परसेंट है दोस्तों 10%। यानी 300 का अगर हम 10% निकालें तो हम कहेंगे सर कंपनी एफ में 30 करोड़ में से, कंपनी एफ में 300 करोड़ में से 30 करोड़ क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। और यहाँ पे 200 करोड़ और भैया यहाँ पर कितना है 13%। यानी 200 का 13%, यानी अभी जो कंपनी में खर्च हो रही है वो कितनी है 26। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कंपनी हमें बिक्री में कितने की कमी हुई। तो पहले 30 करोड़ का बेचते थे और आज कितने का बेच रहे हैं, 26 करोड़ का बेच रहे हैं। यानी हमारी कमी कितने की हुई, तो हम कहेंगे 4 की कमी हुई है। कितने में, 30 में, इंटू कितना परसेंट, 100%। चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कट गया, यानी 40/3। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना, 33 सही 1/3%, सॉरी 13 सही 1/3%, जिसको क्या लिखा जा सकता है 13.33%। यानी आंसर नंबर क्या होगा डी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों को अभी भी परसेंटेज के कैलकुलेशन में दिक्कत है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आपका ट्रम्प कार्ड बन सकता है, वो आपको एग्जामों में निकालने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और वो कहाँ मिलेगा, परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सब कुछ बनाया गया है। अरे समुद्र में जब गोता लगाओगे तभी तो मोती मिलेगा ना, ऊपर ही ऊपर बैठे रहोगे किनारों में और सोचोगे मोती मिल जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसलिए हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा और वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत है उस तरह के वीडियोस हम बनाते हुए आ रहे हैं, बनाते रहेंगे। तो देखिए और समझिए कि कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से पढ़ाई करें और किस तरीके से पढ़ाई करके आप इतने एग्जामों को क्रैक कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। लो भैया फिर एक क्वेश्चन आ गया, क्या, एक पढ़ा बार ग्राफ, दूसरा पढ़ा पाई चार्ट, तीसरा पढ़ा लाइन ग्राफ। यानी ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं और मैंने जो पेपर्स में देखा है हर एक पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो बार ग्राफ पर यानी ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे हम विशेष ध्यान देंगे, उस पर भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो और देख लेते हैं। द लाइन ग्राफ शोज द स्कोर ऑफ द बैट्समैन, यानी एक बल्लेबाज का स्कोर ग्राफ दिया हुआ है कि 6 मैच में उसने कितना कितना रन मारा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 6 मैच में उसने कितना कितना रन मारा है वो दिया हुआ है। तो उस बल्लेबाज की औसत पूछी जा रही है। तो चलो भैया सभी क्रिकेट खेलते हैं, हम जानते हैं औसत कैसे निकलता है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं कितना हुआ। तो आइए मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख कर देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर उसने सबसे पहले 20 रन मारा। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप समझ पाए हाँ कि पहले मैच में इतना था, दूसरे मैच में इतना था, जिससे कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ से सीख लीजिए। पहले मैच में 20, दूसरे मैच में 11,
तीसरे मैच में देखो एकदम सीधे सीधे है 78 यानी 78। फिर चौथे मैच में कितना 23। फिर पांचवें मैच में कितना 45 और छठवें मैच में कितना 58। तो चलिए जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है दोस्तों, आओ देख लिया जाए। जोड़ लिया होगा तुम लोगों ने, कितना हो रहा है चलो देख लेते हैं। 9 3 12 5 17 17 8 25 का 5 हाथ में बचा 2 5 12 14 18 और 18 और 5 23 यानी कितने हो रहे हैं 235। यानी उसने कुल 6 मैचों में कितना रन मारा 235 रन मारा। अब औसत पूछी जा रही है तो औसत का मतलब तो आप जानते हैं कुल रन कितना है 235 भागे कितना होगा 6। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 बार किया 18, फिर कितना आ गया 55, फिर 9 54, ठीक है, फिर बचा 1.01 यानी 4 6, फिर यहाँ 4 और यहाँ पे 6, ठीक, यानी 39.1666 यानी 39 है। तो हमें यहीं पे दिख गया दोस्तों 39 है, तो हमारा आंसर यही होगा। हमें बाकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कहीं पर भी ऑप्शन में 39 नहीं है। मैंने इसलिए निकाल दिया कि 39 कहीं 2 ऑप्शंस दिया हुआ हो तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। यानी कितना आ रहा है 39.16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 6666 चलता चला जाएगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 39.17। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चंस दे रहा है, बस चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। और ग्राफ को लेकर आप चिंता ना करें, मैं बेसिक्स वीडियो ग्राफ का ज़रूर बनाऊंगा, वो भी हिंदी में बनाऊंगा, जहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाएँ, सीख पाएँ और इस तरह के क्वेश्चंस की धज्जियाँ उड़ा दें। आओ देखा जाए अगले क्वेश्चंस में क्या है। ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चनों में गिना जा सकता है। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, थोड़ा पढ़ा जाए जाना जाए। क्या कहा गया है क्वेश्चंस में कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है, ये बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे प्रोसेस से दिखा देता हूं कि कहीं आप समझने में भूल ना करें, गलतियां ना करें एग्जाम में। आपको पता है प्रॉफिट लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। अब सवाल में कहा गया है द प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स, यानी आज जो प्रॉफिट है वो 5 गुना हो गया है। कब? जब हमारी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जा रही है 3 गुना, यानी 3SP हो जा रही है माइनस CP। तो हम इस प्रॉफिट की जगह पर ये डेटा बैठा सकते हैं 5 इंटू SP माइनस CP इज इक्वल टू 3SP माइनस CP। तो चलो भैया सॉल्व कर लिया जाए, कितना आता है 5SP माइनस 5CP इज इक्वल टू 3SP माइनस CP। तो चलो इसको नदिया के इस पार लो, उसको नदिया के उस पार लो। इसको नदिया के इस पार लोगे तो 2SP आएगा और इस 5CP को नदिया के उस पार भेजोगे तो क्या आएगा 4CP आएगा। तो यहाँ से कट गया भैया, कितना आ गया 2, यानी SP बटा CP बराबर कितने के बराबर हो गया 2/1। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि CP अगर 1 यूनिट है तो SP कितनी यूनिट है 2 यूनिट, यानी पहले हम प्रॉफिट कितना कर रहे थे 1 यूनिट जो कि CP के ही बराबर है, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना % होगा 100%। अगर आप उतना ही प्रॉफिट करते हैं जितना अपनी की CP है यानी आपका क्रय मूल्य है, तो जो प्रॉफिट होता है वो कुल कितने के बराबर होता है 100% के बराबर होता है। जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर होता है, तो हम कहेंगे कुल 100% के क्या होता है बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें बहुत ढंग से क्लियर हो रही हूँ। ये मैंने बेसिक आप लोग को इसलिए समझाया कि इन चीज़ों को जानिए, क्योंकि अगर सवालों में कहीं चेंज कर देता है तो आप सवालों को बड़े आसानी से बना पाए। और ऐसे क्वेश्चंस में कुछ है भी नहीं दोस्तों, सीधे सीधे समझोगे जानोगे तो बहुत आसान से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े जाए आगे, देखा जाए क्या है अगले क्वेश्चन में। सम ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट, यानी जब 5 साल के लिए 9% पर साधारण ब्याज पर पैसा लगाया जाता है तो हमें कितना मिलता है 1350 रुपये मिलता है। तो पूछा गया है कि कुल राशि क्या है। मैं कोई फार्मूला यूज़ नहीं करूंगा, पहले मैं अपना बेसिक तरीका से बता दूं जो मैंने अपने वीडियोस में भी बनाया है और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा है और जो आप लोगों ने भी जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है। क्या है भैया कि अगर 1 साल में 9% मिल रहा है तो भैया 5 साल में कितना % मिलेगा ब्याज, तो हम कहेंगे सर 45% मिलेगा। और सर ये 45% हमारे सवाल में कही गई है 1350 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भैया, तो हम कहेंगे 30। तो 1% की वैल्यू 30 और हमें पता है कि हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है जो कि 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर 3000। सीधा सीधा आंसर यार, क्या था सवालों में बताओ,
सीधा सीधा आंसर। अब लगे इसी में पी टी आर ढूंढने, अब उसी पे सवाल बनाने। इस तरह से कुछ नहीं करना, चीजों को सीखो। अब वो किताबी ढंग पर रहने से एग्जाम निकल जाएगा ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटर बढ़ चुके हैं, एक से एक धुरंधरों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया दोस्तों? 3000। अब कई लोग कहेंगे सर पीटी से भी बता देते तो बेहतर होता, तो आओ जान लेते, पीटी से भी कर लेते हैं। क्या है हमसे क्या पूछा गया? सम यानी प्रिंसिपल पूछा गया। हमने पढ़ा है ना बचपन में, हमारे मास्टर जी पढ़ाया करते थे। कैसे पढ़ाते थे कि बबुआ ये अगर प्रिंसिपल है तो फॉर्मूला होता है I × 100 बटा रेट % इंटू टाइम। वो बहुत अच्छा बताते थे। क्या बताते थे कि ये पी जो है ना ये शाहरुख खान है, जो कि आइनॉक्स में पिक्चर लगता है तो बाकी दोनों का मार्केट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान मानते हैं और ये आइनॉक्स है जहाँ पे पिक्चर लगती है, तो सर जी बोलते थे कि अगर शाहरुख खान का मार्केट अप है, मार्केट में पिक्चर लगा हुआ है, तो बाकी दोनों जो खनवा है ना वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। यानी उस समय उनकी मार्केट क्या होगी? नहीं होगी। तो अब आइए सवाल बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या है? 1350 × 100 बटे क्या है हमारे पास? 9 × 5। तो चलो काट दो, उड़ा दो यार दोस्त। यानी सीधे सीधे आंसर कितना? 3000। अब पीटीआर के जुंगल से छूटो दोस्त। अब चीज़ों को एग्जाम के अप्रोच से अपनाओ कि वो गुरुजी को उतना गलत लिखकर नहीं दिखाना कि गुरुजी देखिए हम पीटीआर वाला फॉर्मूला जान गए। ऐसा नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन से सीधे सीधे मुजवानी बन सकते हैं अगर आपको तरीका पता हो। आओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखें चलो क्या कहा गया है। जब 1000 रुपए को 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया जाता है, तो हमें कितना मिलती है राशि? मिश्र धन कितनी मिलती है? 1144 रुपये 90 पैसे। तो पूछी जा रही है ब्याज की दर क्या होगी। तो सीधी सा सवाल है यार, बनाने का तरीका क्या है? यानी हमें क्या मिल रहा है? 1144 रुपये 90 पैसे क्या मिल रहे हैं? मिश्र धन मिल रहे हैं। और जब हमने लगाया कितना है? 1000 रुपये की राशि लगाई है 2 वर्ष के लिए, तो बटे 1/2 होगा। यहाँ से 10 हटाया तो 100 नीचे, 0 से 0 कट गया। तो चलो अब इसका क्या निकाल दे? 1/2 का मतलब तो आप जानते ही हैं वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? चलो देख लेते हैं। यहाँ से अगर हमने कराया तो कितना मिला? 49। यानी यहाँ पे आएगा 7 और नहीं मिलेगा 107। यानी यहाँ से कितना मिल गया? 107। ठीक है, और नीचे कितना मिलेगा? 100। यानी कितना मिल गया? 107 बटे 100। यानी 100 रुपये पे लगाया था 107 मिला है। तो सीधे सीधे कितना % आंसर होगा? तो हम कहेंगे सीधे सीधे सर 7% आंसर होगा। हो गया सवाल खत्म। यानी सीधे सीधे कितना % आंसर होगा? 7%। 7% कैसे है वो भी बता दूं। 100 पे आपको कितना मिल रहा है? 107 मिल रहा है। यानी आप 7 रुपये अतिरिक्त पा रहे हैं 100 पर इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला दोस्तों? दैट इज इक्वल टू 7%। यानी 7% हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर। अब इसमें भी एक बात, अब तुम कहोगे सर जी अपना वीडियो का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कई लोगों को शॉर्टकट भी नहीं आता है किसका? वर्गमूल का, घनमूल का। देखो दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। वो पहले वाली पद्धति से पढ़कर अगर आप सोचेंगे हम एग्ज़ाम निकाल लिए और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाया और बनाना शुरू कर दिया, बनेगा। अब माना कि एक्स को एक्स से रहने दो, अगर वो बार बार ज़िंदगी में आएगी तो आपकी सरकारी नौकरी ज़िंदगी से चली जाएगी। तो उस तरह की पद्धति को हम नाप ना कर हमें शॉर्टकट तरीका सीखना होगा, जहाँ पर हम एग्ज़ाम को क्या कर पाए, क्रैक कर पाए। तो अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में भी दिक्कत है तो मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए वो भी वीडियो बना दिया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। आप कहोगे सर जी तो अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जिस दिन एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे थे और किन बारीकी की चीज़ों की ज़रूरत है। उस दिन हमसे मिलने भी आओगे और मिठाई पूरे गांव में बंटवाओगे कि अरे मेरा SSGD में सिलेक्शन हो गया, अब मैं भी एक सरकारी आदमी बन चुका हूं और मेरे भी समाज में क्या हो चुकी है, इज्जत हो चुकी है। तो इस इज्जत को पाने के लिए, उस मिठाई को खाने के लिए, कौन सी मिठाई, आप तो सक्सेस की मिठाई खाएंगे और गाँव वाले को कौन सी मिठाई खिलाएंगे, शुगर वाली। तो उस सक्सेस को पाने के लिए आपको हर एक चीज़ बारीकी से जाननी होगी, पढ़नी होगी। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो लगता है आज इतना ही हमने इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा, देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। और मैंने जिन जिन बातों पर आपको कहा है कि ध्यान से देखें, उन वीडियोस को देखें, उन चीज़ों को पढ़िए, उन चीज़ों को ढंग से करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स जरूर देना कि कैसा लगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में। लग ही नहीं रहा था सर पेपर सॉल्व हो रहा है, यहाँ तो मजाक चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा था, पढ़ाया ही इस तरीके से हूँ कि आपको लग रहा होगा पेपर तो हलवा है, बना हुआ है, सामने खा लेते। बिल्कुल हलवा है, लेकिन पढ़ने का सही तरीका और सही जज्बा होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको सजेशंस देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि अर्जुन को सजेशंस देने वाले श्री कृष्ण थे और दुर्योधन को सजेशन देने वाले मामा शकुनी। अब कौन विजेता हुआ और कौन हारा हुआ आप खुद जानते हैं। तो उसी तरीके से सजेशन उनका फॉलो करिए जिनसे आपको लाभ मिले, जो कि जानते हैं कि पेपर किस तरीके से क्रैक कराया जा सकता है और किस तरीके से कम समय में क्रैक कराया जाता है। आज बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।